बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम डिटेल से बात करने वाले हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर की सिचुएशन के हवाले से। आपने चमन के बॉर्डर की सिचुएशन देखी, चमन के ऊपर उन्होंने आर्टिलरी शेल वगैरह की तो आपके फौजियों ने फौरन से बंदूकें वगैरह खोल दी और चमन के ऊपर जितने भी तालिबान के लोग थे उन सबको फड़का दिया। इसी तरह से अब आपने बनू के अंदर देखा कि कुछ तालिबान लोगों ने जाकर कब्जा कर लिया, बनू के अंदर CTD का पूरा डिपार्टमेंट अंडर कंट्रोल कर लिया और वहां से डिमांडें करने लगे कि हमें हेलीकॉप्टर चाहिए वहां पर जाने के लिए। तो ये वाले मामला क्यों नहीं हल किए गए, यहाँ पर क्यों नहीं इतना क्विक ऑपरेशन किया गया, यहाँ पर इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं किए गए, बल्कि इसको डिले किया गया, इस पर बातचीत करने की कोशिश की गई। अल्टीमेटली बात नहीं मानी गई तो फिर बंदूक का इस्तेमाल किया गया, फिर बातचीत के जरिए तमाम तर मामला को सुलझा लिया गया। थोड़ी गोली भी चलाई, थोड़ी बातचीत भी की, लेकिन आपने चमन के बॉर्डर के ऊपर देखा होगा तो वहां पर बड़ा ही स्विफ्ट रिएक्शन आया था, बड़ा ही तगड़ा रिएक्शन आया था। अब ये भी सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की पॉलिसी अफगानिस्तान के हवाले से बना कौन रहा है। मतलब ये पॉलिसी क्या आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बना रही है, आपकी गवर्नमेंट बना रही है, आपकी ISI का हेडक्वार्टर बना रहा है, या आपकी पेशावर का कोर कमांडर बना रहा है, या आपका GHQ बना रहा है। सो मैं आपको सर्टेनली बता सकता हूं कि ये पॉलिसी इस वक्त जो भी बना रहा है वो आपका GHQ बना रहा है, ना आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बना रही है, ना ही आपकी कोई गवर्नमेंट वगैरह बना रही है, बल्कि GHQ से डायरेक्ट जनरल आसिम मुनीर बना रहा है। अब ये पॉलिसी है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग के अंदर देखेंगे। मैं आपको लेकर चलता हूं सोवियत अफगान वार के बाद के टाइम के ऊपर। सोवियत अफगान वार खत्म हो गई, मुजाहिदीन अपने अपने घरों को लौट गए, वहां पर एक खाना जंगी शुरू हो गई। एक मुजाहिदीन का टोला दूसरे मुजाहिदीन से लड़ा था, दूसरे मुजाहिदीन का टोला तीसरे मुजाहिदीन से लड़ा था। सो इन लड़ाई झगड़ों के दरमियान तालिबान का राइज हो रहा था। अब वहां पर जो ISI उस टाइम के ऊपर थी वो सपोर्ट कर रही थी काबुल के अंदर बैठी हुई एक गवर्नमेंट को, और अहमद मसूद को मतलब हम डिनाई कर रहे थे इस पे, और अहमद मसूद से लड़ाई झगड़ा चल रहा था जो कि नॉर्दर्न अलाइज का हेड था। अब यहाँ पर ये लड़ाई झगड़े वगैरह सारे के सारे चल रहे थे। गुलबदीन हिकमत यार भी वहां पर था बेचारा, अब भी ये बूढ़ा है बेचारा। सो इस तमाम तर खेल के अंदर ये सारी की सारी सटकुट चल रही थी और हम काबुल के ऊपर बैठी हुई गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। अहमद मसूद को डांट रहे थे कि ये तुम इंडिया के पीछे चल गए हो, ये सही नहीं कर रहे हो, ताजिकिस्तान के पीछे चल रहे हो, ताजिकिस्तान में इंडिया बैठा हुआ है, इंडिया के बेसिस बैठे हुए हैं, तुम वहां से फाइनेंस ले रहे हो। सो जिसने भी अफगान तालिबान में से या जिसने भी उस वक्त मुजाहिदीन में से इंडिया का साथ दिया वो हमारा नेचुरली दुश्मन हो गया और हमने उससे लड़ना शुरू कर दिया अफगानिस्तान के अंदर। सो ये हमारी ओवरऑल स्टेटेड पॉलिसी थी उस टाइम के ऊपर। अल्टीमेटली क्या हुआ कि तालिबान का राइज होता है, तालिबान कंधार से राइज करते, काबुल से नहीं करते। कंधार से मुल्ला उमर का राइज होता है, मुल्ला उमर का ट्राइब भी कंधार के अंदर ही आता है, वहां से उसका राइज वगैरह होता है। अल्टीमेटली वो जाकर लड़ाई झगड़ा करते, पहले कंधार के ऊपर, फिर हेरात को कब्जे में लेते, फिर काबुल की तरफ बढ़ते हैं, फिर काबुल भी छीन लेते हैं, फिर आपका नॉर्थ वेस्टर्न अफगानिस्तान है उसके ऊपर भी कब्जा वगैरह कर लेते हैं। सो ये सारी की सारी चीजें वो कंट्रोल में कर लेते हैं। अल्टीमेटली थोड़ा बहुत हिस्सा जो रह जाता है वो पंजशीर का इलाका रह जाता है। पंजशीर की अपनी तारीख है, वो एरिया जो होता है वहां पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अब पंजशीर के इर्द गिर्द तालिबान डेरे डालकर बैठ जाते हैं। मुल्ला उमर और अहमद शाह मसूद के दरमियान बातें शातें होती हैं। अहमद शाह मसूद कहता है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मुल्ला उमर चाहता है कि अफगानिस्तान एक हो जाए। सो ये लड़ाई झगड़े वगैरह चलते रहते हैं। अल्टीमेटली अहमद शाह मसूद को इंडियन सपोर्ट करना शुरू करते हैं, मुल्ला उमर को पाकिस्तान सपोर्ट करना शुरू कर देता है, और हमारा सपोर्ट कुछ ज्यादा खास नहीं होता। हम ज्यादा से ज्यादा फूड वगैरह, थोड़ी बहुत दवाइयां, मेडिसिन, इस तरह से उनको सपोर्ट वगैरह करना शुरू कर देते हैं, थोड़ी बहुत पॉलिटिकल एडवाइस। अब ये हो गया 2001 की पॉलिसी, मतलब 2001 तक यही पॉलिसी हमारे वगैरह चल रही थी। अल्टीमेटली 9/11 हो गया, तालिबान की लीडरशिप वहां से भाग गई, तालिबान को हंट डाउन किया जाने लगा, पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, पाकिस्तान ने भी हंट डाउन करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर हमने देखा कि तालिबान दोबारा से इक़्तिदार के ऊपर आ गए, लेकिन इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज चेंज हो चुकी थी। पहले ये था कि वहां पर 3-4 फैक्शन थे, सिविल वॉर थी, वो ही हो रही थी, तो यहाँ पर भी इस वक्त इसी तरह के फैक्शन है और कुछ अंडर द टोन, मतलब कहते हैं ना कि पानी के अंदर से ही कुछ लड़ाई वगैरह हो रही है तालिबान के अंदर। अब वो लड़ाई क्या है वो एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लड़ाई कैसे हो रही है, कौन कौन इन्वॉल्व है, कितने प्लेयर्स हैं, ये तमाम तर चीजें हम बात करेंगे। अब सबसे पहले चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि एक कंधार का ग्रुप है, दूसरा हेरात के अंदर ग्रुप बैठा हुआ है, तीसरा मजार शरीफ के अंदर ग्रुप बैठा हुआ है, चौथा आपके नॉर्दर्न तालिबान है जो आपके नॉर्थ में अहमद शाह मसूद वालों के साथ थे, लेकिन उनमें से कुछ अब तालिबान बन चुके हैं और ताजिक नस्ल के तालिबान है, लेकिन वो अहमद शाह मसूद को सपोर्ट वगैरह नहीं करते, यानी उसके बेटे वगैरह को सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि अहमद शाह मसूद का बेटा स्मगलर है, वो वहां के एमरल्ड निकलते ग्रीन कलर के, उनको बेचता था फ्रांस के अंदर, और फ्रांस उसी की वजह से उनको सपोर्ट भी करता है। इसी तरह से एक और ग्रुप बैठा हुआ है आपका जलालाबाद के अंदर, जिसे हम हकानी नेटवर्क कहते हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट वेल फाइनेंस्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड और सबसे खतरनाक ग्रुप है, और इसी ग्रुप के अंदर आती है आपकी TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उसके बाद आप जब जलालाबाद से लेकर कंधार तक आते हैं, जो पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, वो सारा का सारा इस बेल्ट के अंदर है आईसिस के लोग, जिनको इंडिया सपोर्ट करता है। जलालाबाद में
इंडिया का काउंसिल हुआ करता था, वहां से इन तमाम लोगों को सपोर्ट करता था। और फिर कंधार में आते हैं, यहाँ पर मुल्ला ब्रदर, मुल्ला याकूब और इनके लोग बैठे होते हैं। सो यहाँ पर एक अलग नेटवर्क बैठा हुआ है। इस तरह से अफगानिस्तान डिफरेंट तालिबान कमांडर लीडरशिप के अंदर में डिवाइडेड है। अब पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा से एक ही पॉलिसी रखी है कि तालिबान को आपस में ही लड़ाया जाए और इनके ऊपर हुकूमत की जाए और इनको ये एहसास दिलवाया जाए कि इनको हमारी जरूरत है। जब मुल्ला उमर का दौर था तो मुल्ला उमर ने हमें अनकंडीशनल कह दिया था कि किसी भी इंडियन की हमें मदद वगैरह नहीं करेंगे, इंडिया से बातचीत करेंगे, इंडिया के साथ तिजारत करेंगे, लेकिन उनसे मदद वगैरह नहीं करेंगे, आपके खिलाफ मतलब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह नहीं होगी। सो मुल्ला उमर ने हमें अनकंडीशनल गारंटीज वगैरह दे दी थी कि आपके खिलाफ हम कभी भी नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से मुल्ला उमर से हमारी बातचीत अच्छी होती थी। उसके बाद जो अहमद शाह मसूद था वो इंडिया की गोदी में बैठ गया था, जिसकी वजह से उसने पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को हट करना शुरू कर दिया था। इसीलिए हमारी ताजिक लोगों के साथ और अहमद शाह मसूद के साथ ज्यादा लड़ाई वगैरह होती रहती थी। तो ये था वो दौर। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसा भी हुआ है कि ये जो हक्कानी नेटवर्क है उन्होंने हमें कह दिया है कि हम पाकिस्तान की अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान की बहुत ज्यादा मदद करेंगे, जिसकी वजह से हक्कानी नेटवर्क से बहुत ज्यादा क्लोज हुआ करती थी टीटीबी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने भी मना कर दिया कि फिर आप टीटीबी को कंट्रोल करें, और हक्कानी नेटवर्क ने कह दिया कि हम टीटीबी को संभाल लेंगे, आप लड़ाई झगड़ा ना करें। सो हक्कानी नेटवर्क और पाकिस्तान के दरमियान हो गया है समझौता, और इनडायरेक्टली आपका समझौता हो गया है टीटीबी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ भी थ्रू द हक्कानी नेटवर्क। यहाँ पर आपको कंधार के ग्रुप को अलग रखना पड़ेगा। सो ये हो गई है ओवरऑल पिक्चर आपकी पेशावर से काबुल तक की। अब आते हैं कोयटा से कंधार की तरफ की पिक्चर। कोयटा से कंधार की तरफ की पिक्चर ये है कि जो मुल्ला याकूब वगैरह का टोला था, ये सारे के सारे मुल्ला ब्रदर ये कोयटा में रहते थे। कोयटा और कंधार के बीच में लिंक हुआ करता था। यहाँ से तालिबान का कंधारी ग्रुप हुआ करता था जो अमेरिका के साथ लड़ाई वगैरह करता था। मुल्ला दादुल्ला भी यहीं पर हुआ करता था और मुल्ला दादुल्ला की बड़ी दहशत हुआ करती थी यहाँ पर। जस्ट टू रिमाइंड यू, अमेरिका के खिलाफ यहाँ पर दो फ्रंट खोले गए थे। एक कंधार वाला फ्रंट खुला हुआ होता था और दूसरा फ्रंट खुला हुआ होता था आपका जलालाबाद वाला फ्रंट, जो हक्कानी नेटवर्क खोल के बैठी हुई थी। एक कोयटा वाला फ्रंट, एक आपका जो हक्कानी नेटवर्क का फ्रंट खुला हुआ होता था जलालाबाद के इर्द गिर्द। इसके बाद जाकर दूसरे फ्रंट वगैरह खुलना शुरू हो गए। आपके नॉर्थ अफगानिस्तान में भी खुलना शुरू हो गया, हेरात के अंदर भी खुलना शुरू हो गए, मजार शरीफ के अंदर भी खुलना शुरू हो गए, उज्बेकिस्तान के करीब भी खुलना शुरू हो गए। इसके बाद जाकर मगर सबसे पहले जो दो फ्रंट खोले गए थे वो ये दोनों फ्रंट थे। अब हक्कानी नेटवर्क से इंडिया बड़ी नफरत करता है, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क ने अनकंडीशनल सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान के लिए। इसीलिए हक्कानी नेटवर्क से इंडिया बड़ी नफरत करता है। और हक्कानी नेटवर्क का इन्फ्लुएंस बढ़ाने में पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसियों का भी बड़ा हाथ रहा है। इनको अरबों के साथ मिलाया, अरबों के साथ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस लोगों का ज्यादा ताल्लुकात है, वहां से फंडिंग वगैरह भी इनको मिल जाती थी, इनके कुछ ताल्लुकात भी है खुद अरबों के साथ। सो इनके पैसे वैसे भी बन जाते थे और पैसे वैसे बनाने के बाद इनको हथियारों की सप्लाई, इनकी तालीमी अखराजात, ये सब कुछ होता था। लेकिन हक्कानी नेटवर्क इंडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आज भी हक्कानी नेटवर्क के ऊपर अमेरिका की पाबंदियां हैं और हक्कानी नेटवर्क के ऊपर से अमेरिका पाबंदियां नहीं हटा रहा, क्योंकि इंडियन पॉलिसी ये है कि हक्कानी नेटवर्क इंडियन इंटरेस्ट के लिए अफगानिस्तान के अंदर थ्रेट है। सो ये हो गया इंडिया का एक फ्रंट। अब आते हैं दूसरे फ्रंट के ऊपर जो है कंधार का फ्रंट। कंधार के अंदर मुल्ला याकूब वगैरह ने ये सारी की सारी स्पीचेस करना शुरू कर दी हैं कि हम इंडिया के साथ तिजारत भी करेंगे, इंडिया के यहाँ पर अपने बंदे भी भेजेंगे ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए। और कंधार के अंदर इंडिया का असल रसूख भी हुआ करता था। सो यहाँ से जो मुल्ला ब्रदर और कंधार नेटवर्क का लिंक है वो इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, जिसका पाकिस्तानी आर्मी को रिजर्वेशन है। इसीलिए आप देखेंगे कि कोयटा के ऊपर कुछ भी होता है तो यहाँ पर धड़ाधड़ गोलियां मारी जाती हैं अफगान तालिबान को। वो भी हमारे ऊपर रहम नहीं करते, क्योंकि उनको हमारे ऊपर यह गुस्सा है कि हम अफगानिस्तान की पॉलिसी के अंदर मुदाखलत करें, अफगानिस्तान के इंटरनल दाखिली मामला के अंदर लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं और अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो यहाँ पर ज्यादा गुस्से से हमारे ऊपर ये कर रहे हैं कोयटा के ऊपर, और अल्टीमेटली पाकिस्तान भी गुस्से से जवाब दे रहा है यहाँ पर। सो जो कोयटा शुरुआत थी, जो ओरिजिनली फाउंडिंग फादर थी आपके तालिबान की, वो अपनी ताकत कम होती हुई महसूस कर रही है अफगानिस्तान के अंदर। मतलब वो ये देख रही है कि ये जो आपके हक्कानी नेटवर्क थे, ये कल के लोग थे, इनकी ताकत बढ़ती जा रही है। हालांकि जो फाउंडिंग फादर थे वो आपके ये थे कंधारी ग्रुप, वो ज्यादा से ज्यादा कमजोर होता जा रहा है और हक्कानी नेटवर्क को ऐसा मदद करके ज्यादा से ज्यादा मजबूत करती जा रही है अफगानिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से इन लोगों को, कंधारी ग्रुप वालों को ज्यादा से ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तान के ऊपर और ये लड़ाई झगड़ा यहाँ पर हो रहा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो टीटीपी यहाँ पर करती है हक्कानी नेटवर्क के थ्रू आपके बनू के अंदर, यहाँ पर ज्यादा हार्ड रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता टीटीपी को, यहाँ पर सॉफ्ट रेस्पॉन्स दिया जाता है। लेकिन जो चमन के अंदर होता है यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ड रेस्पॉन्स दिया जाता है। सो आपकी आईएसआई की पॉलिसी ये है कि हक्कानी नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा शेयर मिले अफगानिस्तान के अंदर, और जो कंधारी ग्रुप है जो इस वक्त प्रो इंडिया हो गया है, इसको कम से कम शेयर मिले। और ये तालिबान के अंदर में भी फाइटिंग है। एक वक्त ये भी आ गया था कि हक्कानी ग्रुप के लीडर ने कोयटा शुरा के अंदर दरार डालने की कोशिश की थी, इसीलिए उसको भी एलिमिनेट करवा दिया गया था। सो हक्कानी ग्रुप और कंधार के दरमियान भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। अब पाकिस्तान का क्या हक्कानियों के साथ हमेशा ताल्लुकात अच्छे? ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसे हक्कानी ग्रुप के लीडर थे जो पाकिस्तान के
मुफाद में नहीं थे, जो पाकिस्तान की तारीफें वगैरह नहीं किया करते थे, फिर पाकिस्तान ने अमेरिका को उनकी सुपारी देकर उनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करवा दिए। ये जो आपके मुल्ला सिराज है, इनके वालिद साहब और इनके बड़े भाई साहब को पाकिस्तानी आर्मी ने ड्रोन स्ट्राइक के थ्रू हटा दिया। वजह यह थी कि वो तालिबान के साथ भी ज्यादा मुत्तफिक नहीं थे क्वेटा शुरा के अंदर, और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ भी ज्यादा मुत्तफिक नहीं थे, जिसकी वजह से इनको मरवा दिया गया। यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं, जिस तालिबानी लीडरशिप से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों की नहीं बनती, उसके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक वगैरह हो जाती है और उसको फड़का दिया जाता है जब तक अमेरिका था। अब ड्रोन स्ट्राइक नहीं होती, उसके ऊपर सुसाइड ब्लास्ट हो जाते, उसके ऊपर हमले हो जाते। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। काबुल के अंदर एक मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज होती है, मुल्ला सिराज हक्कानी जो कि हक्कानी ग्रुप का हेड है, वो आकर नमाज पढ़ने की कोशिश करता है और वहां पर एक सुसाइड ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट करने वाला कौन होता है? आईसिस का बंदा होता है। अब आईसिस का सिराज हक्कानी के ऊपर हमला करने से क्या फायदा होता है? अब सिराज हक्कानी ये समझता है कि आईसिस का बंदे को भेजने के पीछे कंधारी ग्रुप की हरकत है, मतलब कंधार में मुल्ला याकूब वालों ने आईसिस के बंदे को भेजा हुआ है। अब यहाँ पर जो हक्कानी नेटवर्क है वो ये समझ रहा है कि कंधारी ग्रुप और आईसिस के दरमियान कुछ ना कुछ डील शील हो गई है और ये आईसिस के फाइटर लेकर हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर एक और खाना जंगी तैयार हो रही है। ये आपस में लड़ने के लिए तैयारी अब करके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ज्यादा प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, क्वेटा बॉर्डर के ऊपर, कि आप लोग हक्कानी नेटवर्क को ज्यादा ताकतवर करते जा रहे हैं और कंधारी ग्रुप को दबाते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने यही पॉलिसी अहमद शाह मसूद और मुल्ला उमर के दरमियान अप्लाई की थी। नॉर्दर्न अलायंस को हमने आइसोलेट कर दिया था। हम दोबारा से यही पॉलिसी अपनाने जा रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से। पिछली बार यह हुआ था कि नॉर्दर्न अलायंस मुकम्मल तौर के ऊपर हमारा मुखालिफ हो गया था और इंडिया की गोदी में बैठ गया था। इस बार भी ये हो रहा है कि मुल्ला याकूब वाले इंडिया की गोदी में जाकर बैठ रहे हैं। अब इससे क्या हासिल होगा? इससे यह हासिल होगा कि हम अफगानिस्तान को फिर से एक तरह से वॉलेटाइल बनाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से दोबारा से कोई ना कोई इंटरनेशनल पावर आकर यहाँ पर बैठ जाएगा, कहेगा देखे ये तो खुद को चला भी नहीं सकते। सो इस तरह के मामला से हमें दूर रहना चाहिए। अब ये सारी की सारी पॉलिसी किसकी है? ये सारी की सारी पॉलिसी आ रही है आपकी जीएचक्यू से, जनरल आसिम मुनीर से। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि जनरल आसिम मुनीर की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बहुत ही कम है। इनके यहाँ पर वो स्मार्टनेस, वो एटीट्यूड जो होना चाहिए एक इतने पढ़े लिखे ऑफिसर का, वो बिल्कुल भी नहीं है। ये वही पॉलिसी अपना रहे अफगानिस्तान के हवाले से जो हम पहले भी अपना चुके, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं। अब यहाँ पर गुलबदीन हिकमत यार आने वाले दिनों के अंदर फटेगा और पाकिस्तान के ऊपर फटेगा, क्योंकि गुलबदीन हिकमत यार के साथ आपके डीजीआईएसआई जनरल फैज की मुलाकात हुई थी और उसने यही कहा था पाकिस्तान को कि आप लोग मेहरबानी करके लड़ाई झगड़ा मत करवाइएगा यहाँ पर, और जनरल फैज ने इसको अश्योरेंस की थी कि हम यहाँ पर लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करवाएंगे, बस आप काबुल के ऊपर हक्कानी नेटवर्क का कंट्रोल दे दीजिए, आप कंधारी ग्रुप को कंट्रोल ना लेने दीजिए। सो गुलबदीन हिकमत यार भी इस बात के ऊपर मान गया था और काबुल के ऊपर जो हक्कानी नेटवर्क था उसका ज्यादा अच्छा कंट्रोल बनता था, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क यहाँ पर ज्यादा मशहूर है। सो पाकिस्तान उस अपनी पॉलिसी से बहुत ज्यादा पीछे रिट्रैक्ट करा है, क्योंकि वो वाली पॉलिसी थी जो इमरान खान की थी, जो जनरल फैज कैरी आउट करा था। पिशावर का जीओसी था जनरल फैज, तभी भी वो यही पॉलिसी कैरी आउट करा था। लेकिन जनरल बाजवा के आने के बाद हमने वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर एंगेज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्टेबलाइज हो रही है। हक्कानी नेटवर्क और कंधारी ग्रुप के दरमियान लड़ाई झगड़ा बढ़ता जा रहा है। इमरान खान ने खुद को डिसएंगेज किया हुआ था। इमरान खान ने गुलबदीन हिकमत यार के थ्रू, जनरल फैज के थ्रू वहां पर स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की थी। जनरल बाजवा ने, मैं इसीलिए इसको गद्दार कहता हूं, मैं इसीलिए इसको मुनाफिक कहता हूं, इसने अमेरिका की मदद से वहां पर जाकर आपके एक अलकायदा के लीडर को फड़काया और वहां पर जाकर आईसिस के थ्रू हमला करवा दिया हक्कानी नेटवर्क के ऊपर और हक्कानी नेटवर्क को खिलाफ कर दिया कंधारी ग्रुप के खिलाफ। सो वहां पर एक डिवाइड पैदा करने की कोशिश की ताकि अफगानिस्तान के अंदर एक खाना जंगी हो। सो ये जनरल बाजवा गंद डालकर गया था और आपका जनरल आसिम मुनीर भी इस पॉलिसी को कैरी आउट करा है। सो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सारा का सारा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। एक तरफ हक्कानी नेटवर्क वाले हमारे यहाँ पर बनू के अंदर कब्जा करके बैठ के हमें धमकियां दे रहे हैं कि तुम लोग कंधारी ग्रुप के साथ डील शील ना करो। दूसरी तरफ आपका कंधारी ग्रुप है वो क्वेटा के ऊपर फायरिंग वगैरह कर रहा है और इंडिया के साथ मिलने की बातें कर रहा है। सो ये सारा का सारा गंद जनरल बाजवा का था, अब जनरल आसिम मुनीर के खाते में आ रहा है। जनरल आसिम मुनीर भी वही पॉलिसी कैरी आउट करना चाहते हैं। अल्टीमेटली देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग जो इमरान खान की पॉलिसी थी नॉन इंटरवेंशन की, वो सबसे ज्यादा बेहतरीन पॉलिसी थी। और जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उम्मीद करता हूं कि इन लोगों ने इतना डैमेज ना कर दिया होगा पाकिस्तानी पॉलिसी को कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए और इमरान खान आकर मामला को संभाले। बहरहाल ये लोग तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, पाकिस्तान आर्मी के अंदर बैठे हुए जनरल बाजवा जैसे लोग, जो यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा गंद फैला चुके हैं और जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट हमारे ऊपर आएगा और फ्यूचर में आएगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।